Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 10 of chapter number 14 इकोसिस्टम. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था. नेक्स्ट वन है फॉस्फोरस साइकिल. नाउ सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर फॉस्फोरस साइकिल पूरा दिख रहा है. सो फॉस्फोरस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. अब आपको पता है बॉडी के अंदर जितने भी सेल है वो सेल का मेम्ब्रेन जो है उसके पास फॉस्फोरस होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड. सो एक तो सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ऐड करना है. एंड सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो ATP का मॉलिक्यूल्स मिलता है तो उसके पास भी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं. इवन आप बोल सकते हो NADP, निकोटीन एमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ATP यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Even many animals are also need a large quantity of phosphorus to make shells, bones and teeth. तो shell, bone या तो teeth बनाने के लिए भी बहुत सारे एनिमल्स को ये फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, ये शेल, टीथ, तो ये सभी कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा अमाउंट में. नाउ नेचुरल रिजर्वोयर फॉस्फोरस का कौन है तो वो होता है रॉक्स. तो रॉक्स के पास फॉस्फोरस किसके फॉर्म में होगा तो भाई इनसोल्यूबल फेरिक या तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म्स में होता है. सो नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ द फॉस्फोरस इज द रॉक्स विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. अब वो इनसोल्यूबल फेरिक और कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में रॉक्स के पास अवेलेबल होगा. नाउ ये रॉक्स का जब भी वेदरिंग होगा एनवायरमेंट के अंदर, सो व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड माइन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट्स आर डिजॉल्व इन सोइल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट. तो अगर साइकिल के अंदर आप देखो तो साइकिल में ये लिखा हुआ है फॉस्फेट के रॉक्स का वेदरिंग हो रहा है. अब ये वेदरिंग के थ्रू फॉस्फेट आ गया कहाँ पे, सोइल में, ये दोनों के फॉर्म में. अब ये फॉस्फेट जो सोइल के अंदर आया है वो फॉस्फेट में भी पॉसिबल है लीचिंग नाम की प्रोसेस से डिजॉल्व फॉस्फेट के फॉर्म में कभी कभार एक्वेटिक वाटर सिस्टम के अंदर भी चला जाता है और वो सेडिमेंट फॉर्म टू क्रिएट अ न्यू रॉक्स. तो सेडिमेंट में जो भी रॉक्स आया है वो जियोलॉजिकल अपलिफ्ट के थ्रू फिर से उसका वेदरिंग होगा. तो ये एक साइकिल आपको मैंने बताया. सेकेंड साइकिल, अब जब भी ये फॉस्फेट सोइल के अंदर है तो वो सोइल के अंदर का फॉस्फेट कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट. प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स. उसको डिकम्पोज किया जाता है और फिर से वो फॉस्फेट यहाँ पे आ जाता है. तो ये दूसरी साइकिल चलती रहेगी. इवन कभी कभार फार्मिंग के सपोर्ट से भी प्लांट्स में से बहुत सारा मटेरियल रन ऑफ होकर के डिजॉल्व फॉस्फेट के फॉर्म में चला जाता है. वो भी कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल अपलिफ्ट के थ्रू फिर से फॉस्फेट रॉक का वेदरिंग करो तो ये फॉस्फेट की जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है. सो ये भी एक डायग्राम है. तो वो डायग्राम के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है कि रॉक मिनरल्स का वेदरिंग होगा और वो कहाँ पे आएगा, सोइल के सॉल्यूशन में. अब ये सोइल के सॉल्यूशन में से अपटेक करेगा कौन, उसको प्रोड्यूसर्स. मे भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत रन ऑफ भी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट. ओके, अब ये प्रोड्यूसर के थ्रू वो फॉस्फेट किसकी बॉडी में जाएगा, कंज्यूमर. कंज्यूमर से डेट्राइटस, डिकेइंग सब्सटेंस, लिटर फॉर वेस्ट मटेरियल में से भी फॉस्फेट डेट्राइटस के फॉर्म में जाएगा और उनका डिकम्पोजिशन होके फिर से वो फॉस्फेट कहाँ पे आ जाएगा, सोइल के सॉल्यूशन में. तो ये था फॉस्फोरस साइकिल का एक सिंप्लीफाइड किया हुआ मॉडल. नाउ हर्बीवोरस and other animals obtain this element from plant. कि प्लांट में से ये हर्बीवोरस और दूसरे एनिमल से वो फॉस्फोरस लेंगे. इवन कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ले लो या तो डेड ऑर्गेनिजम्स ले लो, आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया विच रिलीज द फॉस्फोरस. अब ये डेड डिकेइंग
या तो वेस्ट प्रोडक्ट में से फॉस्फोरस को रिलीज करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज की जरूरत पड़ेगी, जो होता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। इवन आपको पता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा सिम्बायोटिक फंगस जो रूट सिस्टम के ऊपर रहता है और उसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द सोइल। नाउ कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस की बात करो, सो अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर रेस्पिरेटरी रिलीज में बॉडी से मूव होता था, पर फॉस्फोरस कभी भी हमारी बॉडी से ऐसे रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता। सो अदर टू मेजर डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। तो पहला एक डिफरेंस तो आपको मैंने दिया कि भाई फॉस्फोरस कभी भी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं करता एटमॉस्फेयर में, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज होता है। पहला डिफरेंस ये है कि एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट, कि कार्बन रेनफॉल के थ्रू साइकिल के अंदर इंसर्ट हो सकता है, वेयर एज फॉस्फोरस ना के बराबर ये रेनफॉल के थ्रू एंटर होगा। एंड सेकेंड, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल, कि फॉस्फोरस तो है ही सेडिमेंट्री साइकिल, तो उसका गैसियस एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में लगभग ना के बराबर होता है, बट कार्बन का गैसियस एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में होता रहता है। सो ये हो जाते हैं बेसिक टू डिफरेंस बिटवीन द फॉस्फोरस एंड कार्बन साइकिल। नाउ एट प्रेजेंट मॉडर्न सोर्स की अगर बात करो तो कभी फॉस्फोरस का मॉडर्न सोर्स कौन है, तो वो है कॉमन हाउस होल्ड डिटर्जेंट विच नाउ एंटर विद इन दी साइकिल्स इन साइकिल। तो साइकिल के अंदर ये जो फॉस्फोरस है ये एट प्रेजेंट मॉडर्न सोर्स कंसिडर किया जाता है, कौन, हाउस होल्ड डिटर्जेंट। ओके, तो ये था फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट वन है इकोसिस्टम की सर्विसेज। चलो इकोसिस्टम से हम लोगों को मिलने वाले सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स है, या तो ड्राइवर्स ऑफ चेंजेस। So healthy ecosystem are the base for a wide range of economic, environmental and aesthetic goods and service। अगर इकोसिस्टम हेल्दी हो तो हमें उसमें से इकोनॉमिकल बेनिफिट होता रहता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज मिलती रहती है। अब कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है इकोसिस्टम की विच आर नेम्ड एज अ इकोसिस्टम सर्विस, तो बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जिनको हम लोग एज अ इकोसिस्टम सर्विस बोल सकते हैं। पहला है हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का काम है प्योरीफाई द एयर एंड वाटर, तो वाटर और एयर को प्योरीफाई करता है। नंबर 2, मिटिगेट द ड्रॉट एंड फ्लड। मिटिगेट का मतलब है ओवरकम, शॉर्ट आउट। तो ड्रॉट या तो फ्लड जैसे सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर 3, साइकिल न्यूट्रिएंट जनरेट फर्टाइल सॉइल। न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग करेगा ताकि फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन हम लोग कर सके। नंबर 4, प्रोवाइड अ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसा है जो फॉरेस्ट के अंदर अपना हैबिटेशन बनाते हैं, सो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जनरेट करते हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जनरेट होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वो मेंटेन हो पाता है। पोलिनेट दी क्रॉप्स, अब सोचो खाली प्लांट्स ही होते, एनिमल्स होते ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी होती ही नहीं, तो फिर पोलिनेशन होता ही नहीं। प्रोवाइड अ स्टोरेज साइट फॉर द कार्बन, बिकॉज आपको पता है प्लांट्स जितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, तो स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है फॉर द कार्बन। एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कितने सारे ऐसे प्लांट्स हैं, कितने सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं, उनको पवित्र माना जाता है। सो ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एज वेल एज स्पिरिचुअल वैल्यूज। नाउ though value of such service of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag, heavy price tag। तो वैसे तो ये सर्विसेज जो बायोडाइवर्सिटी की है वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आप एक काम करो कि बायोडाइवर्सिटी से मिलने वाले सर्विसेज का अगर आप प्राइस टैग लगाओ तो कितना हैवी प्राइस टैग लगेगा। So for that purpose, Robert Constanza
and his colleague have a very recently tried to put price tag on the nature's life support services. तो नेचर्स को जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हम लोगों को मिल रही है नेचर की वजह से, उनका प्राइस टैग लगाने की ट्राई की थी ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके कलीग्स ने. सो रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज price tag of $33 trillion a year on this fundamental ecosystem services. 33 ट्रिलियन US डॉलर एक साल की ये प्राइस टैग है, विच आर जनरली लार्जर टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री. अब ये 33 ट्रिलियन US डॉलर है, बट फिर भी वो हम लोगों को फ्री में मिल रहा है. सो ये जो 33 ट्रिलियन US डॉलर है, दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP. वो कितना है? खाली 18 ट्रिलियन डॉलर है. पूरी दुनिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 18 ट्रिलियन US डॉलर है. नियर अबाउट इकोसिस्टम से मिलने वाले सर्विसेज का प्राइस टैग उससे डबल है, क्योंकि 33 ट्रिलियन US डॉलर है. नाउ आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, सोइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%. तो ये वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 50% तो खाली सोइल के फॉर्मेशन के लिए, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन, फिर से फॉर्मेशन करना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10% ऑफ ईच. तो रिक्रिएशन के लिए 10%, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए 10% हम लोग ये कोस्ट कंसिडर कर सकते हैं. एंड कोस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशंस एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% टू ईच. तो 6% क्लाइमेट रेगुलेशंस में, 6% हैबिटेट का रेगुलेशंस करना फॉर द वाइल्ड लाइफ. तो 50 सोइल का फॉर्मेशन, 10 रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अगेन 10, तो 70% वो हो गया, और 12% ये दोनों मिला के, तो 82% तो इतने में ही यूज हो जाता है. बाकी का 18% जो बचता है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम लोग वो कोस्ट को कंसिडर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पोल्यूशन फ्री ऑक्सीजन. नाउ वी नो दैट ऑक्सीजन इज द गुड फॉर हेल्दी बॉडी एंड इज अवर प्राइमरी लाइफ सपोर्ट. हेल्दी बॉडी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, प्राइमरी लाइफ सपोर्ट ऑक्सीजन है. तो जो भी एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, एयर वी ब्रीथ सो वाइटल दैट विदाउट इट वी वुड रैपिडली डाई. ऑब्वियसली हमें पता है कि जो भी एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं मिलेगी देन इमीडिएटली पर्सन का डेथ हो सकता है. सो क्लीन एयर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस से बनी हुई है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एट प्रेजेंट है 19 to 21%. बट एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम पे पर्सन्स का जो लाइफ स्पान था वो ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न था कि उस टाइम पे एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40% था, जो आज डिक्रीज हो गया है. शायद यही रीज़न है कि आजकल लाइफ स्पान कम होती जा रही. सो जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल आवर बॉडी प्रोसेस आर सपोर्टेड बाय 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट कंपोनेंट. बॉडी के अंदर होने वाले जितनी भी प्रोसेस है उनका जनरेशन, उनका मेंटेनेंस सपोर्टेड बाय 4 बेसिक सपोर्ट कंपोनेंट. पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर और एनर्जी. अब ये चारों का आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे तो चारों के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी मिलेगी आपको? ऑक्सीजन की. तो बिना ऑक्सीजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, एनर्जी बनाना पॉसिबल नहीं है. सो ऑक्सीजन इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कंपोनेंट. इवन 80% ऑफ all our metabolic energy production is created by oxygen. क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी बिना ऑक्सीजन के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला नहीं है. सो मेटाबॉलिक एनर्जी का 80% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन ऑक्सीजन के सपोर्ट से ही हो पाता है. सो वी कैन से दैट विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज टोटली सीज, टोटली स्टॉप हो जाएगा. एंड सम फैक्ट्स रिलेटेड टू दी ऑक्सीजन. नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर यूनिवर्स. तो यूनिवर्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी किसकी वजह से? तो सबसे पहला रीजन पोल्यूशन. सेकेंड रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन.
सो ये तीनों ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑक्सीजन की यूनिवर्स के अंदर कमी पोल्यूशन की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड CFC जो है वो ओजोन लेयर के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरी डे वी कैन ब्रीथ 20,000 टाइम्स। अब इतनी बार हम लोग ब्रीथ करते हैं तो सोचो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस कितना है। इवन ब्लड जो है इज लिक्विड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड के अंदर RBC है, RBC ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करेगा और पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। सो ब्लड इज द लिक्विड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन दैट फ्यूल्स फॉर ऑल द सिस्टम। तो ब्लड ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है और वो ऑक्सीजन फ्यूल का काम करता है पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टम जितनी भी है उनको, स्टिमुलेट द केमिकल रिएक्शन एंड क्लीन इटसेल्फ ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। तो जो भी वेस्ट या तो टॉक्सिन सब्सटेंसेस है वो बॉडी से रिमूव करना, केमिकल रिएक्शन का स्टिमुलेशंस करना, जितने भी सिस्टम है उनके लिए फ्यूल का काम करना। एंड बाय मास अगर बात करो तो ऑक्सीजन मेक्स अप 90% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2O तो बॉडी के अंदर ज़्यादातर तो वाटर का ही कंटेंट, तो वाटर की वजह से बाय मास ऑक्सीजन मेक्स अप 90% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मेक्स अप 65 to 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादातर वाटर होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बाय मास ऑक्सीजन मेक्स अप 90% ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द phosphorus cycle, ecosystem services, pollution free oxygen and facts about the oxygen. Thank you very much. Jai Hind.